नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। शुरुआत हेडलाइन से। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन में 11 लोगों की मौत। हिमाचल में बचाव अभियान में जुटी वायु सेना। पंजाब में रेड अलर्ट, स्कूल बंद, प्रशासन सतर्क। आयुष्मान भारत योजना से पहले ही दिन करीब 1000 मरीजों ने उठाया फायदा। योजना की विस्तार से जानकारी देने के लिए केंद्र ने लाभार्थियों को प्रधानमंत्री की तरफ से भेजी गई चिट्ठियां। 10 करोड़ से अधिक परिवारों को साल में 5 लाख तक का मिलेगा स्वास्थ्य कवरेज। ऊर्जा संरक्षण योजना के तहत लक्ष्य से 30% अधिक ऊर्जा की बचत। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने दी जानकारी। कहा, 3 साल में ऊर्जा दक्षता में सुधार के कदमों से सालाना 9500 करोड़ रुपए की ऊर्जा बचत। मालदीव राष्ट्रपति चुनाव में अब्दुल्ला यामीन की हार के कुछ ही घंटों के बाद 5 राजनीतिक कैदियों की रिहाई। जेल में बंद कई और नेताओं ने भी अदालत में लगाई अर्जी। प्रधानमंत्री मोदी ने इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को दी बधाई। द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर जोर। और एशिया कप में सुपर 4 के अंतिम आखिरी मैच में भारत का अफगानिस्तान से मुकाबला आज। फाइनल में पहले ही पहुंच चुका है भारत श्रीलंका महिला क्रिकेट T20 सीरीज का 5वां और अंतिम मैच आज। सीरीज में 3-0 से आगे भारत। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन में 11 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में स्थिति ज्यादा गंभीर है। राहत और बचाव के काम में वायु सेना भी जुटी हुई है। हिमाचल में पोंग बांध से आज 49,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है। पंजाब में भी सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया है। राज्य में सभी स्कूल बंद हैं और प्रशासन को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं, जहां बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते बस और ट्रक तक पानी में बह गए। राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश के मद्देनजर कई जिलों में आज भी सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थान बंद हैं। मूसलाधार बारिश से जगह जगह भूस्खलन के कारण 200 से ज्यादा सड़क मार्ग बाधित हुए हैं। पंजाब में भारी बारिश के मद्देनजर राज्य सरकार ने रेड अलर्ट जारी किया है और प्रशासन को सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से पंजाब में आज सभी स्कूलों को बंद रखा गया है। सेना और एनडीआरएफ अलर्ट पर है। चंडीगढ़ मनाली और चंडीगढ़ शिमला मार्ग बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश से हालात खराब हैं। जम्मू कश्मीर में भी आज स्कूल बंद हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर भारी बारिश की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का अब तक 1000 से अधिक लाभार्थियों ने फायदा उठाया है। वहीं 40 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री की तरफ से चिट्ठियां भेजी गई हैं। इन चिट्ठियों में QR कोड और चिन्हित परिवारों की अन्य जानकारियां मौजूद हैं, जिसका इस्तेमाल मरीज सेवा प्राप्त करने के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में कर सकते हैं। इन चिट्ठियों को आरोग्य मित्र या प्रशिक्षित लोग अस्पतालों में स्कैन करेंगे और लाभान्वितों को वेरीफाई कर उन्हें हेल्थ केयर की सुविधा दिलाएंगे। इसमें योजना के महत्व और लाभ के बारे में बताया गया है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत के तहत देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। इस तरह देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों का अस्पतालों में कैशलेस इलाज हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को झारखंड की राजधानी रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को योजना का लाभ देना है।
आयुष्मान भारत योजना के दायरे में कैंसर, दिल, किडनी, लीवर और डायबिटीज की बीमारी समेत लगभग 1300 से ज्यादा बीमारियों का इलाज शामिल है। अगर किसी को पहले से कोई बीमारी है तो उस बीमारी का भी खर्च इस योजना में उठाया जा सकेगा। साथ ही जो राज्य इस योजना से जुड़े हैं उनमें रहने वाले व्यक्ति किसी भी राज्य में इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन यानी कि कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी इस मौके पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर आयोजित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता सर्वेश तिवारी ने बताया कि ये दुनिया में राजनीतिक कार्यकर्ताओं का सबसे बड़ा सम्मेलन है। राज्य की 230 विधानसभा सीटों से जुड़े करीब 65,000 कार्यकर्ता इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों को मोदी फोबिया हो गया है। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के पास देश के विकास के लिए कोई एजेंडा नहीं है, जबकि दूसरी तरफ एनडीए के सभी सहयोगी दल भारत को विश्व का नंबर 1 देश बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। अमित शाह ने ओडिशा के पुरी में कल भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के सदस्यों को संबोधित करने के दौरान ये बातें कही। कांग्रेस और पूरा विपक्ष ब्रेक इन इंडिया में लगा है और मोदी जी मेक इन इंडिया में लगे हैं। मोदी जी भारत को बनाना चाहते हैं। ये विपक्ष, कांग्रेस पार्टी और सारे गठबंधन के साथी बीजू जनता दल समेत सारी विपक्षी पार्टियां भारत को तोड़ने में लगी। ओडिशा की बीजेडी सरकार पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि प्राकृतिक और खनिज संपदा से भरपूर उड़ीसा की गरीबी और पिछड़ेपन के लिए बीजेडी सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना में उड़ीसा के शामिल न होने पर भी राज्य सरकार की आलोचना की और कहा कि उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनते ही उड़ीसा को प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम से जोड़ा जाएगा। नवीन बाबू को डर है कि आयुष्मान भारत योजना अगर लागू कर दी तो मोदी जी यहां लोकप्रिय हो जाएंगे, उनकी सरकार उखड़ जाएगी। उनको उड़ीसा की जनता की नहीं चिंता है, अपनी कुर्सी की चिंता है। अरे नवीन बाबू, कितना बच जाओगे? 19 मई में आपका जाना तय है। जिस दिन आप जाओगे दूसरे दिन भाजपा का मुख्यमंत्री आकर आयुष्मान योजना मेरी बहनों के लिए, माताओं के लिए, बच्चों के लिए पूरे उड़ीसा में लागू करेगी। सरकार सभी विधायी निकायों को ई विधान के तहत पेपरलेस बनाने में जुट गई है। इससे सभी विधानमंडल आपस में जुड़ जाएंगे। इस पर करीब 739 करोड़ की लागत आएगी। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा पर ओरिएंटेशन वर्कशॉप का उद्घाटन किया। कार्यशाला में राज्यसभा, लोकसभा और विधायी निकायों के अधिकारी शामिल थे। ई विधान के तहत एक देश एक एप्लीकेशन को लेकर देश के विधायी निकाय नई तैयारियों में जुटे हैं। 8 करोड़ 12 लाख की केंद्रीय सहायता से 2014 में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा पेपरलेस बनी। गोवा और कई दूसरे विधानसभाओं ने भी इस दिशा में ठोस पहल की है। नेवा के तहत डिजिटल एप्लीकेशन का उपयोग सभी 40 सदनों के जनप्रतिनिधि कर सकते हैं। मॉनसून सत्र 2018 में राज्यसभा में इसका उपयोग हुआ। संसदीय कार्य मंत्रालय की पहल पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पर आयोजित ओरिएंटेशन वर्कशॉप में इससे जुड़े मसलों पर मंथन हुआ। केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई पहल को काफी सराहा। अगर सिस्टम पेपरलेस हो जाए और चीजें मोबाइल पे या टैबलेट पे आ जाए तो एमपी ज्यादा काम कर सकता है, ज्यादा काम कर सकता है। इसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं ना, हम शायद इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कार्यशाला का मकसद सभी विधायी निकायों को ई विधान प्लेटफॉर्म के लिए प्रोत्साहित करना है ताकि पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े। इससे कामकाज और बेहतर होगा। संसदीय कार्य मंत्रालय ने इससे जुड़े कई पक्षों की बारीकियों से अधिकारियों को अवगत कराया। It has been designed to automate the in-house operations first, make the information delivered to the honorable members as it happens, and make all stakeholders see, look, and feel the same information anywhere, everywhere,
inside the house. इस मौके पर राज्यसभा और लोकसभा के अधिकारियों ने डिजिटलीकरण की दिशा में दोनों सदनों में हुई प्रगति की जानकारी दी। नेवा एप्लीकेशन को संसद के दोनों सदनों के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल जैसी विधानसभाओं ने उपयोग आरंभ कर दिया है। At any point of time, I'll advise my own team as well as the state team, please try and keep information as secure. On the server sides, definitely all measures are being taken, but for a comprehensive security, an effort is needed on the other side also. ओरिएंटेशन वर्कशॉप में अलग अलग तकनीकी सत्रों में आज भी चर्चा जारी रहेगी। राज्यसभा और लोकसभा के अलावा सभी विधानसभाओं और विधान परिषदों के वरिष्ठ अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल लखनऊ में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने हिस्सा लिया। इसमें राज्यों की साझा समस्याओं के समाधान और अंतर्राज्यीय सीमाओं से जुड़े मुद्दों के समाधान निकालने पर चर्चा हुई। इसके अलावा सड़क, माओवाद, पुलिस आधुनिकीकरण समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक के बारे में बताया कि इससे राज्यों के बीच की कई साझा समस्याओं का समाधान निकालने में मदद मिली है। आज की बैठक में परिषद की पिछली बैठक के 9 ऐसे आइटम्स हैं जो कि अनरिजॉल्व्ड हैं और स्टैंडिंग कमेटी से आए 13 नए इश्यूज हैं। कुल मिलाकर 22 यानी 22 ऐसे सारे आइटम्स हैं। गृह मंत्रालय ने एसपीजी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को बेबुनियाद और तथ्यहीन बताया। मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे और जिसके परिवार को एसपीजी सुरक्षा मिली हुई है, उसका इस तरह का बयान आधारहीन, तथ्यहीन और दुर्भाग्यपूर्ण है। गृह मंत्रालय ने कहा कि एसपीजी एक पेशेवर संगठन है जिस पर प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों की सुरक्षा का जिम्मा है। राहुल गांधी ने यहां शनिवार को शिक्षाविदों के साथ बातचीत में आरोप लगाया था कि शिक्षण संस्थान समेत सरकारी संगठनों पर आरएसएस का कब्जा किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक पूर्व एसपीजी प्रमुख को पद छोड़ना पड़ा था क्योंकि उन्होंने आरएसएस के चुने गए अधिकारियों की सूची मानने से इनकार कर दिया था। और गोवा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में कल 2 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। करचोरेम से बीजेपी विधायक नीलेश काब्राल और मोरमुगांव से पार्टी विधायक मिलिंद नाइक को राजभवन में हुए समारोह में शपथ दिलाई गई। राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीलेश काब्राल पहली बार मंत्री बनाए गए हैं, जबकि मिलिंद नाइक पिछली बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। शहरी विकास मंत्री फ्रांसिस डिसूजा और ऊर्जा मंत्री पांडुरंग मडकईकर के बीमार रहने के कारण उनकी जगह पर इन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने सोमवार को कहा कि ऊर्जा संरक्षण योजना परफॉर्म, अचीव और ट्रेड के पहले चरण में 86.7 लाख टन तेल के बराबर ऊर्जा की बचत हुई, जो लक्ष्य से 30% अधिक है। उन्होंने कहा कि इसके तहत ऊर्जा गहन क्षेत्रों से जुड़े 400 से अधिक बड़े उद्योगों ने पिछले 3 साल में ऊर्जा दक्षता में सुधार लाने के लिए कदम उठाए। इससे सालाना 9,500 करोड़ रुपए की ऊर्जा बचत हुई है। पैट योजना बाजार आधारित व्यवस्था है। इसके तहत ऊर्जा गहन क्षेत्र में ऊर्जा खपत में कमी लाई जाती है। और मेक इन इंडिया पहल के आज 4 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू इस योजना का मकसद देश की निर्माण क्षमता में इजाफा करना है, जिससे अर्थव्यवस्था को लाभ मिले। 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी। इसमें भारत को मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक हब बनाने की परिकल्पना की गई है। साथ ही रिसर्च इनोवेशन पर जोर है, जिससे बहुराष्ट्रीय और घरेलू कंपनियां भारत में उत्पादन पर ध्यान दें। और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल तिरुपति में इंडियन कलिनरी इंस्टीट्यूट के नए परिसर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने पर्यटन मंत्रालय की नेल्लोर और काकीनाडा के लिए परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय व्यंजन देश की संस्कृति और परंपरा को दिखाता है।
जिसमें इलाके, भाषा की विविधता, त्योहार और बहुजातीयता की झलक दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भारतीय खान पान की विरासत विविध और विशाल होने के साथ ही कला और विज्ञान का मिश्रण है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि पिछले 2 दशकों में पर्यटन क्षेत्र एक बड़ा उद्योग बनकर उभरा है, जो क्षेत्रीय और आर्थिक विकास के साथ रोजगार का भी अहम जरिया बन गया है। From Kanyakumari to south to Kashmir, in the north, every cuisine across length and breadth of India leaves a unique taste in the mouth, irrespective of whether one is a consumer of food or a commoner, with every state or region having its own mouth-watering delicacies. The kaleidoscope of Indian cuisine is quite vast. I am happy to see and interact with the young faces and budding aspiring chefs of the future. In my opinion, creating a culinary delicacies is the highest form of art. I say this culinary preparation is an art. हैदराबाद मेट्रो रेल की सेवाएं कल से अमीरपेट में एलबी नगर के बीच शुरू हो गई। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ESL नरसिम्हा ने अमीरपेट स्टेशन से मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 16 किलोमीटर है। इसके साथ ही पहले चरण का पूरा कॉरिडोर काम करने लगा है। मियापुर से एलबी नगर के बीच 29 किलोमीटर लंबी पूरे कॉरिडोर पर आवाजाही शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के 30 किलोमीटर लंबे मियापुर नागोल खंड का नवंबर 2017 में उद्घाटन किया था। और चौथे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन 5 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक लखनऊ में किया जाएगा। 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने कल इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मंच है जिसमें छात्रों, शोधकर्ताओं और लोगों को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में देश की उपलब्धियों के बारे में जानने का मौका मिलेगा, साथ ही विज्ञान को बढ़ावा मिलेगा। हम ये जानते हैं कि अगर विज्ञान है तभी विकास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है, हमने हमारे महान नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने जय जवान जय किसान के बाद ये कहा कि जय विज्ञान भी ज़रूरी है, और विज्ञान को वो सेंटर स्टेज पर भारत की पॉलिटिक्स के लेके आए और उन्हीं से मार्गदर्शन लेकर उन्हीं के DNA को एक प्रकार से आशीर्वाद के रूप में स्वीकारते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विज्ञान को एक जन आंदोलन बनाने के अंदर जुटे हैं। विज्ञान के माध्यम से भारत को वो एक न्यू इंडिया आने वाले वर्षों में डिलीवर करना चाहते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि 2018 का इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल लखनऊ से एक बहुत बड़ा संदेश देश के लोगों को देगा। झारखंड की राजधानी रांची में 27 से 30 सितंबर तक लोक मंथन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 4 दिनों के सम्मेलन में देश की मौजूदा स्थिति पर चर्चा के साथ ही भारतीय साहित्य और कला की भी प्रदर्शनी होगी। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 27 सितंबर को करेंगे। सम्मेलन में जाने माने साहित्यकार, कलाकार और विचारक अगले 3 दिनों तक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे और कला की भी प्रदर्शनी होगी। आखिरी दिन इसके समापन के मौके पर लोकसभा के स्पीकर सुमित्रा महाजन मौजूद रहेंगी। ये सम्मेलन का दूसरा संस्करण है। लेकिन विचारधारा की इतनी छाप ना हो कि कलाकार और साहित्यकार और विचारक उसका गुलाम बनकर रह जाए और एक्टिविस्ट बनकर रह जाए। उसकी कलात्मकता, उसका संगीत की प्रतिभा, उसकी साहित्य की प्रतिभा, वो किसी विचारधारा का पोषक हो जाए, बल्कि विचारधारा उसका पोषक बने। इसलिए साहित्यकारों, कलाकारों, समाज सेवियों को आगे रखकर यह लोकमंथन किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के अधिकारी और गोल्डन ग्लोब रेस के भारतीय प्रतिनिधि कमांडर अभिलाष टॉमी को सुरक्षित निकाल लिया गया है। गोल्डन ग्लोब रेस में हिस्सा लेने के दौरान कमांडर अभिलाष टॉमी दक्षिणी हिंद महासागर के आसपास बीच रास्ते में तूफान के चलते घायल हो गए थे। अभिलाष को सुरक्षित निकालने के लिए भारतीय नौसेना के INS सतपुड़ा, ऑस्ट्रेलियाई नेवी दल और फ्रांस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। कमांडर अभिलाष टॉमी फिलहाल होश में हैं और उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है। Tommy has been recovered and he has been pulled out on a stretcher by the French fisheries vessel Osiris, which was an area which we shared a few minutes back, and we were very fortunate that there was a window of a good weather, a good conditions prevailed, and Gemini boat was lowered by Osiris and Tommy was pulled out.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज करने वाले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कल सोलिह को फोन कर राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर शुभकामनाएं दी। दोनों नेता रिश्तों को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए। सोलिह ने बधाई के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। मालदीव में रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में सोलिह ने जीत दर्ज की। वो संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार थे। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को हराया है। और इस बीच मालदीव में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राजनीतिक बंदियों की रिहाई शुरू हो गई है। सोमवार को मालदीव की एक अदालत ने 5 राजनीतिक बंदियों की रिहाई का आदेश दिया। इनमें विपक्ष के सांसद और पूर्व पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला रियाज समेत 5 लोग शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति मोमून अब्दुल गयूम समेत कई राजनीतिक बंदियों को राजधानी माले लाया गया, जिससे वो सजा के खिलाफ अपील कर सके। इनकी अपील पर आज सुनवाई हो सकती है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र की सालाना बैठक में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क में हैं। कल उन्होंने कई देशों के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान विदेश मंत्री ने व्यापार, निवेश, सुरक्षा और क्षमता निर्माण समेत कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कोलंबिया, स्पेन, मोरक्को, लिंक्टेनस्टीन और नेपाल के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने विदेश मामलों पर यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि फेडेरिका मोगरिनी से मुलाकात की। मादक द्रव्यों की तस्करी रोकने पर अमेरिका की ओर से आयोजित सम्मेलन में सुषमा स्वराज की मुलाकात वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भी हुई। इस दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताया और कहा कि भारत के लिए उनके दिल में खासा सम्मान है। पीटीआई के मुताबिक कार्यक्रम खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की राजदूत निकी हेली ने राष्ट्रपति ट्रंप को सुषमा स्वराज से मिलवाया। विदेश मंत्री ने नेल्सन मंडेला शांति सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान दक्षिण अफ्रीका ने नेल्सन मंडेला की एक मूर्ति संयुक्त राष्ट्र को भेंट की। सुषमा स्वराज ने कहा कि मंडेला जितने अफ्रीका के हैं उतने ही भारत के हैं। उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका के लोगों में घनिष्ठ संबंध है। उन्होंने कहा कि नेल्सन मंडेला का जीवन हमेशा सबको प्रेरित करता रहेगा। Still beset with conflicts, terror and hateful ideologies that are transcending borders and impacting our lives. No one should be allowed to support terror or its perpetration. Our collective survival as a global family requires that the wisdom of pioneering leaders such as Mandela should remain as our moral compass. Let us share this planet as one. Let us make a better world for our children. संयुक्त राष्ट्र महासभा की सालाना बैठक आज से शुरू हो रही है। आम सभा की बैठक 1 अक्टूबर तक चलेगी। इस मौके पर दुनिया भर से नेता न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में जुटेंगे और दुनिया की मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र के 193 देश सदस्य हैं। महासभा की बैठक में ब्राजील को सबसे पहले बोलने का मौका मिलता है। अमेरिका को इसके बाद मौका मिलता है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महासभा को संबोधित करेंगे। भारत की तरफ से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इसमें हिस्सा ले रही हैं। 29 सितंबर को महासभा को संबोधित करेंगी। पिछले साल भी उन्होंने महासभा को संबोधित किया था। भारतीय जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती है। 1968 में वो भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के साथ एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। आज 25 सितंबर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती का आज अवसर है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अंत्योदय का सिद्धांत ये उनकी देन रही। उन्होंने पूरी शक्ति संगठन को वैचारिक अधिष्ठान देने की, कार्यकर्ता के निर्माण में, संगठन के विस्तार में अपने जीवन का अधिकतम कार्यकाल करवा दिया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रखर विचारक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता और एक ऐसे नेता थे जिन्होंने जीवन भर अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को महत्व दिया।
वे भारतीय जनता पार्टी के लिए वैचारिक मार्गदर्शन और नैतिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। वो हिंदू राष्ट्रवादी तो थे ही, इसके साथ ही भारतीय राजनीति के पुरोधा भी थे। दीनदयाल की मान्यता थी कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। एक नजर उनके जीवन के सफर पर। भारतीय जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को ब्रज के पवित्र क्षेत्र मथुरा जिले के छोटे से गांव नगला चंद्रभान में हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय इंटरमीडिएट की परीक्षा विशेष योग्यता के साथ पास करने के बाद बीए की शिक्षा के लिए कानपुर आ गए, जहां 1937 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए। 1950 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया और देश में एक वैकल्पिक राजनीतिक मंच के सृजन के लिए गोलवलकर से आदर्शवादी और देशभक्त नौजवानों को उपलब्ध कराने के लिए सहायता मांगी। इस राजनीतिक घटनाक्रम में पंडित दीनदयाल ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 21 सितंबर 1951 को उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया और नई पार्टी की राज्य इकाई भारतीय जनसंघ की नींव डाली। 1955 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर प्रदेश के प्रांत प्रचारक बन गए। पंडित दीनदयाल में संगठन का अद्वितीय और अद्भुत कौशल था। समय बीतने के साथ भारतीय जनसंघ की विकास यात्रा में वो दिन भी आया जब 1968 में विनम्रता की मूर्ति इस महान नेता को दल के अध्यक्ष पद पर प्रतिष्ठित किया गया। लखनऊ में उन्होंने राष्ट्रधर्म नामक प्रकाशन संस्था की स्थापना की और राष्ट्रधर्म मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया। दीनदयाल उपाध्याय की पुस्तक एकात्म मानववाद है, जिसमें मानव जाति की मूलभूत आवश्यकताओं और सृजित कानूनों के अनुरूप राजनीतिक कार्रवाई के लिए एक वैकल्पिक संदर्भ दिया गया है। 11 फरवरी 1968 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आकस्मिक निधन हो गया। और अब खबर खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप सुपर 4 के अंतिम मैच में आज अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। भारत ने पहले लीग राउंड के अपने दोनों मैच जीते और उसके बाद सुपर 4 में भी दोनों मैच जीते हैं। पिछले मैच में भारत ने पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज की थी। भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला आज खेला जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक मैच सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल हुए मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 7 विकेट से हराया। जेमिमा और अनुजा की अर्धशतकीय पारी के दम पर भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर जीत हासिल की। इसके साथ ही भारत ने सीरीज पर भी 3-0 से कब्जा जमा लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसके लिए राष्ट्रपति भवन में खास कार्यक्रम का आयोजन होगा। आपको बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और भारोत्तोलक एस मीराबाई चानू को संयुक्त रूप से प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। खेलों में भारत में ये सबसे बड़े पुरस्कार हैं और ये पुरस्कार बेहतर प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। वहीं अर्जुन अवार्ड के लिए इस बार 20 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इनमें एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, हिमा दास और जिनसन जॉनसन शामिल हैं। बैडमिंटन में नेलाकुर्ती सिक्की रेड्डी, बॉक्सिंग में सूबेदार सतीश कुमार, महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना, गोल्फ से शुभंकर शर्मा, हॉकी से मनप्रीत सिंह और सविता, पोलो से कर्नल रवि राठौर, शूटिंग से राही सरनोबत, अंकुर मित्तल और श्रेयसी सिंह, टेबल टेनिस से मानिक बत्रा, जी सथियान और रोहन बोपन्ना, कुश्ती से सुमित वुशु से पूजा कादियान, पैरा एथलेटिक्स से अंकुर धामा और पैरा बैडमिंटन से मनोज सरकार शामिल हैं। वहीं द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए इस बार 8 नामों का चयन किया गया है। ये सम्मान खिलाड़ियों के कोच के लिए है। इनमें भारोत्तोलन के लिए विजय शर्मा, एथलेटिक्स के लिए सुखदेव सिंह पन्नू और BR बीडू और क्रिकेट के लिए तारक सिन्हा शामिल है। इसके अलावा बॉक्सिंग के लिए सूबेदार CA कुटप्पा, टेबल टेनिस के लिए A श्रीनिवास राव, हॉकी के लिए क्लेरेंस लोबो, जूडो के लिए जीवन कुमार शर्मा शामिल हैं। और इसी के साथ सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। आखिर में आइए एक नजर डालते हैं आज कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल और आगे विशेष में देखिए इंटरसेप्टर मिसाइल।